नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेप नोवा पे। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि जितने भी यूपीपीएससी एस्पिरेंट हैं और जितने भी अन्य उपयोगी एग्ज़ामों के लिए जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसमें हम पूरी हिस्ट्री की क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे, जिसकी शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी से। और इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में एनसीईआरटी की किताब से लगभग हर चीज़ मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कवर कर दिए। तो इसको यदि आप अच्छे से ध्यान लगाकर अगर कर लेते हैं और एक प्रॉपर नोट्स इसके बना लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी हिस्ट्री को लेकर के वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है क्या, कहाँ, कैसे और कब। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री में मतलब ये चार चीज़ें हैं आपके पास। एक तो क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। यदि आपको ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर पता है तो आपके लिए जो है चीज़ें वो बहुत ही ईजी हो जाती हैं। सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री बेसिकली होती क्या है। हिस्ट्री क्या है कि इतिहास अतीत में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध जो है वो अध्ययन होता है। इतिहास अतीत में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये केवल राजाओं और युद्धों का नहीं बल्कि सामान्य लोगों के जीवन, समाज, संस्कृति, व्यवसाय और समाज के विकास का भी अध्ययन है। यानी कि इसमें हमें केवल इतना ही नहीं देखना कि युद्ध राजाओं के बीच में कहाँ और कैसे हुए थे, बल्कि हमें ये भी जानना है कि सामान्य लोगों का उस समय का जीवन किस तरीके का था, उस समय कैसा समाज था, उस समय की संस्कृति कैसी थी, उस समय लोग क्या व्यापार करते थे और उनका डेवलपमेंट किस तरीके का था। इतिहास से हमें और क्या क्या पता चलता है। इतिहास से हमें क्या पता चलता है कि लोग कहाँ पर रहते थे, लोग क्या खाते थे, लोग किस तरीके के वस्त्र पहनते थे, उनका मुख्य व्यवसाय किस तरीके का था, कृषि कब शुरू हुई थी, नगर और राज्य किस तरीके से डेवलप हुए थे। तो इन सारे क्वेश्चनों का पता हमें किससे पता चलता है, हिस्ट्री से। और इस चैप्टर का नाम ही यही है कि इसमें हमें चार जो क्वेश्चंस हैं हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, तो उनके बारे में बेसिकली जानना है। अब सभ्यता और संस्कृति का विकास कैसे हुआ ये भी हम इतिहास में पता करते हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें परीक्षा के तथ्यों के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास बेसिकली क्या है, अतीत का अध्ययन। मैंने आपको पहले भी स्टार्ट करने से अपना लेक्चर बताया था कि मैं इसमें इस तरीके से चीज़ों को कवर करके चल रहा हूँ कि आपको इसके बाद किसी भी तरीके के नोट्स या एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो लगभग कवर हो जाएंगे। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें और जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि परीक्षा तथ्य के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट करते चलें और अपने एक छोटे नोट्स बनाते चलें और चीज़ों को समझते चलें। ठीक है, आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की से जो है बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। अब प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे। प्रारंभिक मानव जो है वो स्थायी रूप से एक स्थान पे नहीं रहते थे। वह क्या है, अपनी लोकेशंस को बदलते रहते थे क्योंकि एक जगह पर सारी चीज़ें उनके लिए उपलब्ध नहीं होती थी। तो वो कभी जो भी उनको ज़रूरत होती पानी की, भोजन की, तो वो इधर से उधर घूमते रहते थे। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे उस समय में, तो नर्मदा घाटी का क्षेत्र, सुलेमान और किरथर पर्वतमाला, गारो पहाड़ियाँ, विंध्य क्षेत्र, ये उस समय के जो है इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे। इसमें सिंधु नदी घाटी और गंगा नदी घाटी का भी क्षेत्र आता है। तो ये आप देखेंगे, ये जितनी भी
सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो या तो नदियों के किनारे हुई हैं या पहाड़ियों के किनारे हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे पानी की सुविधाएं मानव को आसानी से प्राप्त हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने वहाँ पे रहना प्रेफर किया। तो उसके बाद मानव जीवन का विकास सबसे पहले जो है भोजन संग्रह और शिकार की तलाश में मानव था। बाद में वह कृषि और पशुपालन करने लगा। उसके बाद आगे चल करके गांव की स्थापना करी और बाद में गांव से क्या हो गया, नगर और राज्यों की तरफ विकास शुरू हो गया। अब इसमें ये चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले का मानव क्या है, भोजन संग्रह करता था, उसके बाद शिकार पर आश्रित हुआ, फिर धीरे धीरे कृषि करने लग गया, उसके बाद उसने गांव विकसित किए, फिर नगर विकसित किया और राज्य विकसित हुए। परीक्षा तथ्य के हिसाब से देखा जाए तो मानव आपको पूछता है मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, तो वो धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ, एकदम से नहीं हो गया। अब धीरे धीरे करके जो है जहां जहां पर विकसित हुई है मानव सभ्यताएं उसको धीरे धीरे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ, नर्मदा घाटी के पास मानव सभ्यता विकसित हुई थी। यहाँ पर क्या है, मानव के निवास के प्रमाण मिलते हैं। निवास के प्रमाण मिलते हैं मतलब यहाँ पे मानव रहते थे और यहाँ पर पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग शिकार और भोजन संग्रह करते थे। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये लोग शिकार करते थे, फल, कंद, मूल और बीज एक साथ एकत्रित करते थे, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे और स्थायी रूप से नहीं रहते थे, यानी कि स्थायी नहीं थे एक जगह, इधर से उधर भटकते रहते थे। भोजन का संग्रह मनुष्य कहाँ से करता था? जंगलों से करता था, जिसमें वो फल, कंदमूल, शहद, बीज और जंगली पौधे एकत्रित करता था। मतलब कुल मिला के क्या है, वो पौधों पर और फलों पर पूरी तरीके से आश्रित हुआ करता था। और उसके अलावा वो शिकार करता था, जंगली पशुओं का शिकार करता था। उस समय क्या था, नर्मदा घाटी के टाइम पे जब मानव सभ्यता विकसित हुई थी तो उस समय खेती नहीं होती थी, पूरी तरीके से किस पे निर्भर था? प्रकृति पे निर्भर था। परीक्षा तथ्य के हिसाब से देखा जाए तो नर्मदा घाटी में क्या था, शिकार करता था और भोजन का संग्रह करता था। अब दूसरी मानव सभ्यता कहाँ पर मिली है? सुलेमान और किर्थर पर्वतमाला पे। ये लगभग जो है 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम भारत, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ पर क्या है, कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। यहाँ के मानव की स्थायी जीवन की शुरुआत होती है, जो कि नर्मदा घाटी में नहीं थी। यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ गाँव की स्थापना हो गई, गेहूं की खेती स्टार्ट हो गई, जौ की खेती स्टार्ट हो गई, भेड़ और बकरी पालन हो गया, गाय बैल का पालन शुरू हो गया। अब यहाँ क्या है, कृषि का महत्व तो बढ़ गया। कृषि शुरू होने के बाद क्या है, भोजन की उपलब्धता बढ़ी, लोग स्थायी रूप से बसने लग गए, गांवों का विकास हुआ और जनसंख्या बढ़ी। ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे जैसे भोजन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी और लोग एक जगह जब रहने लगे तो विकास हुआ। विकास होने से क्या है, जब एक जगह सारे लोग इकट्ठे साथ में रहना शुरू हुए तो उस हिसाब से वहाँ की जनसंख्या को क्या होने लगी, बढ़ने लगी। पशुपालन को बढ़ावा मिलने लगा। सबसे पहले मनुष्य ने क्या है, गाय, बैल, भेड़ और बकरी जैसे पशुओं को पालना शुरू कर दिया। इनसे क्या प्राप्त होने लगा, दूध, मांस, ऊन और खेती में सहायता मिलने लगी। यहाँ से मानव खानाबदोश जीवन छोड़कर स्थायी जीवन की ओर बढ़ गया। ठीक है, तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सुलेमान क्षेत्र के अंतर्गत जो मानव सभ्यता विकसित हुई उसके अंतर्गत कृषि और पशुपालन महत्वपूर्ण है। ठीक है, और तो नर्मदा घाटी में क्या था, नर्मदा घाटी में केवल शिकार करता था और जंगल पे आश्रित रहता था। उसके बाद गारो पहाड़ियां और विंध्य क्षेत्र में मानव सभ्यता में क्या हुआ कि प्रारंभिक मानव के रहने और कृषि के प्रमाण मिले हैं यहाँ से भी। तो प्रारंभिक कृषि हो गई, चावल की खेती हो गई, पत्थर के औजार और छोटे गांव विकसित होने लग गए यहाँ पे। ठीक है ना। विंध्य क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा के कारण धान और चावल की खेती के लिए क्या उपयोगी है, वर्षा, पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए। जब वहाँ पर्याप्त वर्षा थी विंध्य क्षेत्र में तो वहाँ पे चावल की खेती, धान की खेती हुआ करती थी।
तो ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है, विंध्य क्षेत्र में चावल की खेती होती थी। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी घाटी। सिंधु नदी घाटी लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विश्व की सबसे विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक है, जिसको सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो ये आपको पता है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है वो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। इसमें प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी। ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये सुनियोजित नगर थे, पक्की ईंटों के मकान थे, विकसित जल निकासी व्यवस्था थी, कृषि और व्यापार, हस्तशिल्प का विकास। यहाँ परीक्षा तथ्य के हिसाब से पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके की व्यवस्था थी। तो प्रथम विकसित नगरीय व्यवस्था यहाँ पे डेवलप हुई थी। इसके बाद गंगा घाटी। तो गंगा घाटी की जो डेवलपमेंट हुआ है वो 2500 वर्ष पूर्व गंगा के मैदानों में बड़े बड़े राज्यों का विकास हुआ। इसमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन से थे? मगध। मगध के शक्तिशाली बनने के कारण क्या क्या थे? एक तो उपजाऊ भूमि थी। उपजाऊ भूमि क्यों थी? क्योंकि गंगा के किनारे की भूमि थी। लोहे की उपलब्धता थी, नदियों द्वारा परिवहन था, कृषि का विकास था। तो प्राचीन, अगर पूछता है कि प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो वो क्या था? मगध। अब मानव जीवन का विकास क्रम कैसा है? तो जब भी मैंने आपको पूरा जो जो सभ्यताएं बताई हैं उस हिसाब से कैसे हुआ? सबसे पहले भोजन संग्रह, फिर शिकार, कृषि पशुपालन, गांवों की स्थापना, नगरों का विकास, राज्यों का निर्माण। इसमें ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले उसने क्या किया? शिकार, फिर खेती, फिर गांव विकसित हुए, नगर और उसके बाद राज्य। तो नर्मदा नदी घाटी में क्या है? शिकार, सुलेमान में कृषि, विंध्य घाटी में चावल, सिंधु घाटी में नगर और गंगा में मगध। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे? अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थान बदलते। इसको क्या बोलते थे? माइग्रेशन। प्रमुख कारण क्या होता था? भोजन की खोज, पानी की उपलब्धता और उपजाऊ भूमि। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और पशुओं के लिए चरागाह देखते थे, व्यापार करने के लिए जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे, प्राकृतिक आपदाएं आती थी तो उसमें भी वो एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेटेड हो जाते थे। धार्मिक प्रचार के लिए जाते थे। माइग्रेशन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब प्रवासन का प्रभाव क्या हुआ? लोगों के आने जाने से भाषा का प्रसार बढ़ा, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, व्यापार बढ़ा, नई तकनीकों का विकास हुआ, नए रीति रिवाज अपनाए गए। ठीक है ना। अब भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है। परीक्षा तथ्यों के हिसाब से भारत 3 ओर से समुद्र तथा उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी 6th की एनसीईआरटी चल रही है तो वो उसी तरीके का इसका लेवल है। धीरे धीरे जैसे जैसे एनसीईआरटी अलग अलग क्लासों की आती जाएंगी, बढ़ते क्लासों की आती जाएंगी, तो लेवल उसी तरीके से इनका बढ़ता रहेगा। तो ये अच्छी बात है कि आप अभी 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आपका बेस है वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, और अच्छे तरीके से समझना है। और अपने नोट्स जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, वैसे तो मैंने इसमें मेंशन किया है, लेकिन फिर भी आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इसमें अच्छी लगती हैं उनको नोट डाउन करती है। चलिए, इसको मैं कंटिन्यू इस सीरीज को जो है वो चलाऊंगा आगे, तो आप इसमें पूरी तरीके से कंटिन्यू बने रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। भारत का प्रवेश द्वार उत्तर पश्चिमी दर्रे को बोला जाता है। यही मार्ग जो है विदेशी व्यापारी और यात्री और आक्रमणकारी भारत में इसी रास्ते से आए थे। तो प्रमुख विदेशी कौन कौन थे? यूनानी, शक, कुषाण और हूण। परीक्षा तथ्य के हिसाब से देख लेते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? उत्तर पश्चिमी दर्रे को। भारत के नाम की उत्पत्ति का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। अब भारत नाम
किससे संबंधित है? भारत के जन से। और इंडिया नाम कैसे पड़ा वो आपको मैंने बता दिया। प्राचीन भारत की प्रमुख नदी सिंधु के नाम पे इंडिया नाम इसका पड़ा था। ईरानी इसको क्या बोलते थे? हिंदू। यूनानी इसको इंडोस बोलते थे। तो आगे चल करके इससे क्या नाम बन गया? ये इंडिया। अगर इसको आपको याद रखना है तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि सिंधु नदी थी, सिंधु। अब इसको जो है ईरानी क्या बोलते थे? हिंदू। यूनानी ने क्या बोला? इसको इंडोस। अब इससे ये मिलके पूरा क्या बना? इंडिया। इंडिया सबकी उत्पत्ति कैसे हुई? सिंधु नदी से। अब इतिहास के हमारे पास स्रोत क्या क्या हैं? तो इतिहास के हमारे पास 3 स्रोत हैं। एक पांडुलिपि जिसको कि मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, एक अभिलेख जिसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, नंबर 3 पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है। परीक्षा तथ्य के हिसाब से इतिहास प्रमाणों पर आधारित विषय है। पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जो कि हाथ से लिखी गई दस्तावेज होते हैं। ठीक है। जैसे ताड़पत्र, भोजपत्र, इनमें क्या लिखा होता था? धार्मिक ग्रंथ, इतिहास, साहित्य, चिकित्सा, गणित, विज्ञान। प्रमुख भाषाएं उस समय क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, तमिल। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट किससे लिखा होता था? हाथ से। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर, शिला, स्तंभ और धातु पर खुदे हुए लेख क्या बोला? उनको क्या बोलते हैं? अभिलेख। अभिलेखों की जानकारी कहाँ से मिलती है? राजाओं के नामों से, उनकी शासन व्यवस्था से, युद्ध उनके विजय से, उनकी धार्मिक नीतियों से, उनका प्रशासन किस तरीके का था उससे। सम्राट अशोक के अभिलेख बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध अभिलेख हैं। इनमें धर्म, अहिंसा, प्रजा के कल्याण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारत के सबसे प्रसिद्ध अभिलेख किसके हैं? तो अशोक के शिलालेख के। आर्कियोलॉजी क्या है? पुरातत्व। इसमें वस्तुओं और अवशेषों के वैज्ञानिक अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। और जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। अब इसमें क्या होता है? जब खुदाई होती है तो खुदाई में जो चीज मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आती है। जैसे मिट्टी के बर्तन, सिक्के, आभूषण, औजार, मकानों के अवशेष, हड्डियां, मोहरे। परीक्षा के तथ्य के हिसाब से आर्कियोलॉजी क्या है? प्राचीन अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन। इतिहासकार कौन होता है? जो कि इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करके इतिहास लिखता है। इतिहास लिखने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले स्रोत ढूंढते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं, फिर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, फिर उसका एनालाइज करते हैं, उसके बाद हिस्ट्री को लिखते हैं। ठीक है। ये पूरा हमारा चैप्टर का एक कंसाइज तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और लगभग इस चैप्टर में जो भी चीज़ थी उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसी हमारे चैनल पे दूसरा MCQs की एक सीरीज चल रही है जिसको आप देखते रहिए। वो आपके UPPCS एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ मैं ये एक NCERT की सीरीज़ भी आप लोगों के लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो यदि आपको ये अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि इसमें कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि मैं जोड़ सकता हूँ या कुछ आपको इस तरीके की चीज़ है जो आपको अगली वीडियोस में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख करके उसको बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।